गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जिसका जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन बोर्ड में हर साल रहता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ पार्ट जो है कंडक्टेंस वाला पोर्शन कवर करता है, तो उसको हम लोग कंडक्टेंस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज गैल्वेनिक सेल के ऊपर बात करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल की अगर हम डिस्कशन डिटेल में करें, तो गैल्वेनिक सेल जो होता है बच्चों, इसकी शुरुआत गैल्वेनो और वोल्टा ने की थी। गैल्वेनो एंड वोल्टा दो साइंटिस्ट थे, और गैल्वेनो और वोल्टा ने क्या किया था बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर जिंक की रॉड को डिप किया था। जिंक सॉलिड को इन्होंने इस कंटेनर में डिप किया, और यहाँ पे इन्होंने भर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब क्योंकि सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में है, तो आपको पता है कि इसके अंदर जो है आयंस मौजूद होंगे, जैसे CuSO4 के आयंस हो गए कॉपर +2 और SO4 2-। तो बच्चों होता क्या है कि ये कॉपर +2 के कारण इसका इनिशियली जो कलर था वो ब्लू कलर था। अब जब इन्होंने इसको काफी देर छोड़ा और देखा कि इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस नजर आए, कुछ चेंजेस नजर आए। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस क्या नजर आए। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि बेटा जो सॉल्यूशन का कलर था वो इनिशियली ब्लू कलर का था, और वो कुछ टाइम के बाद फेड हो गया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि यहाँ पे बच्चों एक रेडिश ब्राउन कलर का एक पीपीटी फॉर्मेशन होने लगा था। पीपीटी किसको बोलते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट को। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ, ये ग्रीन कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, पर इसको आप रेड कलर समझिए। यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया था। और पीपीटी के बाद क्या हुआ है, देखिए पीपीटी के बाद क्या हुआ है। तीसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि जो जिंक का मास था, जिंक सॉलिड का जो मास है, यानी जिंक की रॉड लगातार घटने लगी थी, कोरोजन हो रहा था जिंक का। और चौथा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो बीकर था, वो बीकर गेटिंग वार्म, बीकर गर्म होने लगा था। तो बीकर का गर्म होना आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। बच्चों ये सारे ऑब्जर्वेशन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सर यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप जानते हैं, हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं कि अगर सर किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, अगर वहाँ पे किसी पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाए, अगर वहाँ पे कोई रिएक्शन एंडो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो, तो ये सारे इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो गैल्वेनो और वोल्टा को लगा कि हाँ भाई, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल मतलब केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो उन्होंने इस बात को और ध्यान देके और ऑब्जर्व करने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चल रही है। तो फाइनली वो एक रिएक्शन पे पहुंचे, और वो रिएक्शन कुछ ऐसी थी कि सर जिंक सॉलिड को इन्होंने कॉपर SO4 में डाला था, और यहाँ पर ZnSO4 एक्वस बना, और यहाँ पे कॉपर सॉलिड बना। तो सर अब बारी इस बात की थी कि जो रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे लिखी है, क्या इस कंटेनर में भी यही रिएक्शन चल रही है? इन दोनों को मैच होना जरूरी था, तभी हम समझते कि हाँ, ये जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो रहा है और ये जो इक्वेशन इन्होंने बनाई है, वो दोनों चीजें एक ही। तो हुआ ये बच्चों कि इस रिएक्शन को गैल्वेनो और वोल्टा ने समझना शुरू किया। गैल्वेनो और वोल्टा जब इस रिएक्शन को समझने लगे, तो इस रिएक्शन को समझते उनको क्या नजर आया कि जैसे इस ये जो जिंक है, ये जीरो ऑक्सीलेशन स्टेट में होगा, और ये वाला जिंक जो एक्वस में है, ये +2 में होगा, SO4 2- में होगा। ऐसे ये कॉपर +2 में होगा, और SO4 2- में होगा। और ये वाला कॉपर सॉलिड फॉर्म 0 में होगा। आप ऑक्सीलेशन स्टेट को क्लास 11th में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, होगा क्या कि जब इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया गया, तो इस रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन अब देखने थे। अगर दोनों के ऑब्जर्वेशन अगर मैच होते, मतलब अगर आपका प्रैक्टिकल देखी गई बातों के कुछ जो ऑब्जर्वेशंस आए थे, प्रैक्टिकल रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन आए थे, वो इस थ्योरेटिकल रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि जो कंटेनर के अंदर चल रहा है, वही हमने रिएक्शन भी बनाई है।
तो इसके लिए गैल्वेनो और वोल्टा ने चेक करना शुरू किया। तो उनको पहली बात ये समझ में आई कि ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो रहा है, जो ये कॉपर प्लस टू है ये कॉपर जीरो में जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्लस टू से जीरो जाने का मतलब ये हो रहा है कि डिक्रीज इन ऑक्सीलेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीलेशन स्टेट हो रहा है सर। और जब भी ऑक्सीलेशन स्टेट का डिक्रीज होता है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हो चल क्या रहा है यहाँ पे रिडक्शन के दौरान सर, कॉपर प्लस टू कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब आप समझिए बच्चों, ये जो कॉपर प्लस टू का कलर था ये प्रैक्टिकली ब्राउन कलर, ये प्रैक्टिकली क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली ब्लू कलर का होता है। अब बच्चों देखिए, ये ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू कलर धीरे धीरे, क्योंकि ये कॉपर प्लस टू, क्योंकि धीरे धीरे कॉपर प्लस टू कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे कॉपर प्लस टू कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, क्योंकि कॉपर प्लस टू ही नहीं रहेगा तो ब्लू कलर किसकी वजह से है, ब्लू कलर है कॉपर प्लस टू की वजह से। अब जब धीरे धीरे ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब ब्लू कलर लगातार फेड होने लगेगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैच होना शुरू हो गया था, पहला ऑब्जर्वेशन मैच हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर ये जो कॉपर सॉलिड होता है, ये कॉपर सॉलिड होता है यानी ये तांबा, जो घर में हमारे बर्तन होते हैं तांबे के बर्तन, कॉपर सॉलिड तो पानी में इनसॉल्युबल होता है। और इनसॉल्युबल होता है इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका इनसॉल्युबल है तो सर पीपीटी फॉर्म करेगा, और पीपीटी किस कलर का बनाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का। हम जानते हैं कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हम समझे तो यहाँ पे एक तो ब्लू कलर फेड हो रहा है कॉपर की वजह से, यहाँ पे प्लस टू से जीरो जा रहा है, इसका मतलब कॉपर प्लस टू कॉपर जीरो में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। कॉपर प्लस टू की मात्रा लगातार ड्यूरिंग द रिएक्शन कम होती जा रहेगी और कॉपर सॉलिड बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब ब्लू कलर फेड हो रहा है। ये वाली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि सर कॉपर सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल होता है। अब क्योंकि लगातार कॉपर सॉलिड बनता जा रहा है तो यानी एक ऐसा कंपोनेंट बनता चला जा रहा है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो इसका मतलब ये पीपीटी बनाएगा और पीपीटी रेडिश ब्राउन का होगा, क्योंकि कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन का। ये भी ऑब्जर्वेशन मैच होने लगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, कि तीसरा क्या है कि सर आप समझ पा रहे हैं कि रिएक्शन में क्या चल रहा है, जो ये जिंक है बिफोर द रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट साइड में आप देखिए जिंक जीरो है और वो प्लस टू में कन्वर्ट होता जा रहा है। आप समझिए रिएक्शन में सर Zn प्लस टू, सॉरी, Zn सॉलिड, Zn सॉलिड सर लगातार Zn प्लस टू में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। बच्चों ये जो मेटल्स के जितने भी आयन है ना, ये बेटा पानी में होते हैं सॉल्युबल, ये पानी में होते हैं सॉल्युबल। और ये जिंक जो सॉलिड है ये है पानी में इनसॉल्युबल। तो मेटल, अब समझिए आप रिएक्शन में क्या चल रहा है कि ये सॉलिड वाला प्लस टू बनता चला जा रहा है, यानी ये सॉलिड लगातार कुछ ऐसा बनता जा रहा है जो पानी में सॉल्युबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेटल आपकी कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है जो पानी में सॉल्युबल है, यानी इसका मास लगातार घटते चला जाएगा। पानी में अगर सॉल्युबल होती जा रही है मैटर, इसका मतलब मास लगातार कम हो रहा है, जिंक की रॉड लगातार कोरोजन इसका हो रहा है, लगातार खत्म होती जा रही है, ऐसे धीरे 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 खत्म होती चली जाएगी। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर धीरे धीरे लगातार मेटल खत्म होती जा रही है, जिंक मेटल, और Zn प्लस टू में कन्वर्ट होती जा रही है जो कि पानी में सॉल्युबल होगा। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि सर मास ऑफ जिंक रॉड घटना चाहिए। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन बेटा मैच करने लग गए थे। गैल्वेनो और वोल्टा अपने एक्सपेरिमेंट को लेके श्योर हो गए थे कि हम जिस एक्सपेरिमेंट को, जिसको हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है और जिसको हमने रिएक्शन को थ्योरेटिकली बनाया है, वो दोनों एक ही है। अब उन्होंने इस रिएक्शन को और ज़्यादा डिटेल में समझना शुरू किया, और ज़्यादा डिटेल में समझना शुरू किया। तो देखिए रिएक्शन क्या थी हमारे पास, रिएक्शन कुछ ऐसी थी कि जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस प्लस गिव्स ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब बच्चों ये देखिए इस रिएक्शन अब उन्होंने और डेप्थ में समझना शुरू किया, और इस रिएक्शन से हमें कुछ बातें क्लियर हुई, ध्यान दीजिएगा। जिंक है जीरो ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट साइड में, और जिंक प्रोडक्ट में है प्लस टू में। कॉपर यहाँ पे प्लस टू में है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में प्लस टू में है, और प्रोडक्ट साइड में है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में।
SO4 -2 में ही रहेगा, इधर भी प्रोडक्ट साइड में -2 में रहेगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन सर जिंक जो है 0 से +2 जा रहा है। 0 से +2 यानी इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन स्टेट, यानी ऑक्सीलेशन, और ऑक्सीलेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो रहा है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कॉपर +2 से ये लगातार कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर +2 से लगातार कॉपर में कन्वर्ट होने का मतलब ये है सर कि यहाँ पे +2 से 0 जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीलेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीलेशन स्टेट का मतलब ये होता है बच्चों कि रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इस बात को समझिए कि इस रिएक्शन के दौरान गैल्वेनो और वोल्टा को समझ में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है। और क्योंकि ये सिंगल कंटेनर में चल रहा है, एक सिंगल कंटेनर के अंदर जिंक को CuSO4 में डिप किया गया था, जिंक की रॉड को CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो एक ही कंटेनर के अंदर चल रहा है। तो गैल्वेनो और वोल्टा ने सोचा क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन को हम अपने यूज में लें। तो उन्होंने यही सेटअप कि बिना रिएक्शन के चेंज हुए कुछ ऐसा सेटअप किया जाए कि इस डायरेक्ट रिडॉक्स को, ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जो एक कंटेनर में चल रही है उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स, क्यों ना इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट रिडॉक्स में कन्वर्ट किया जाए, इनडायरेक्ट रिडॉक्स में कन्वर्ट किया जाए। और इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जिंक बच्चों इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस डायरेक्ट रिडॉक्स को इनडायरेक्ट रिडॉक्स में कन्वर्ट किया जाए और इस इलेक्ट्रॉनों को अपने यूज में लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन किया, एक सेल फॉर्म किया जिसको बाद में जाके गैल्वेनिक सेल नाम दिया। अब यहाँ पे एक सेल बनाया उन्होंने, समझिए। और ये सेल था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट कुल मिला के ये था कि इनडायरेक्ट का मतलब बच्चों वो जो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कंटेनर में पैदा हो रहे थे, एक ही कंटेनर में खत्म हो जा रहे थे, तो उनको अपने यूज में लेना। अगर एक कंटेनर से हम उसको दो कंटेनर में कन्वर्ट कर दें तो ऐसा होगा कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अगर हम वहां पे कोई अपना इक्विपमेंट जोड़ दें तो हमारा इक्विपमेंट इजीली चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया मतलब करंट पैदा हो गया, और वहां पे हम अपने इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया और अपना एक सेल बनाया। और सेल का सेटअप कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे एक कंटेनर लगाया, यहाँ पे दूसरा कंटेनर लगाया, एक तरफ इन्होंने जिंक की रॉड को डिप कर दिया, एक तरफ इन्होंने जिंक की सॉलिड रॉड को डिप किया, एक तरफ इन्होंने कॉपर की सॉलिड रॉड को डिप किया, एक तरफ कॉपर की सॉलिड रॉड को डिप किया। किस में डिप किया? उन्हीं के एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हीं के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी CuSO4 एक्वस में। और यहां डिप किया इन्होंने ZnSO4 एक्वस में। जब मेटल को बेटा उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो इसको बोलते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल, इसको बोलते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो यहाँ पे इन्होंने CuSO4 और ZnSO4 में दोनों इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया, बीच में वायर से कनेक्ट कर दिया और बीच में एक बल्ब लगा दिया ताकि ये पता चल पाए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इन्होंने क्या देखा, ये सेटअप इन्होंने किया। अब देखो बच्चों होना इसमें यही है, रिएक्शन अनचेंज्ड रहनी चाहिए। सेटअप ही ऐसा बनाया गया कि ये जो रिएक्शन हो रही थी Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर, ये अनचेंज्ड होनी चाहिए, मतलब यही रिएक्शन इन कंटेनर में चलनी चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा। और होगा भी बच्चों। देखो होता क्या है, जिंक और कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर+2 से कॉपर मतलब इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमताएं, ये दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमताएं, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर+2 से कॉपर। और जिंक+2 से जिंक का अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए बच्चों, जिंक+2 से जिंक का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो कॉपर+2 से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। दैट मीन्स ये क्या बात बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमताएं ज्यादा हैं और जिंक की इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमताएं कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमताएं होंगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी इस कंटेनर की तरफ, ये राइट हैंड साइड वाले कंटेनर में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन का लूज होगा। तो बच्चों समझिए किस तरीके से लूज होता है। अब जिंक वाले कंटेनर में कौन सी रिएक्शन चलेगी? सर ये एनोड वाला, ये वाला पार्ट देखिए,
यहाँ पे रिएक्शन क्या चलेगी, रिएक्शन अनचेंज होनी चाहिए, तो रिएक्शन थी क्या हमारे पास, रिएक्शन ये थी, हम ये देख रहे थे सर कि हमारे पास जिंक सॉलिड था और वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था। +2 में कब कन्वर्ट होगा, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा, -2 इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ रिएक्शन कुछ इस तरीके से। और ऑक्सीलेशन ये है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीलेशन, और ऑक्सीलेशन ऑलवेज एनोड पे होता है, इसीलिए ये रिएक्शन एनोड की रिएक्शन है जो कि Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, इसलिए कॉपर की रिएक्शन इस तरफ आएगी राइट हैंड साइड में। जो कॉपर वाला कंटेनर है इसमें गेन होगा, और गेन कैसे होगा, Cu+2 के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन थी। ऐसा ही रिएक्शन इस सिस्टम में चल रहा था। अब सिस्टम में कैसा चल रहा है, ये रिएक्शन यहां कैसे परफॉर्म हो रही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये रिएक्शन परफॉर्म कैसे हो रही है कंटेनर के अंदर, समझिए कंटेनर के अंदर परफॉर्म कैसे हो रही है। दोबारा से सेटअप बनाते हैं। ये रहा कंटेनर एक, ये रहा दूसरा कंटेनर, इसमें जिंक की रॉड डली हुई है और इसको मेटल इलेक्ट्रोड से हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे कॉपर की रॉड डली हुई है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड है, यहाँ पे जिंक सॉलिड है, और इसको डिप किया गया है ZnSO4 में, इसको ZnSO4 एक्वस में डिप किया गया है, इसको CuSO4 एक्वस में डिप किया गया है, और यहां पे लगा दिया गया है बल्ब। अब बच्चों होगा क्या कि इस कंटेनर में जो लेफ्ट हैंड साइड का कंटेनर है इसमें चल रहा है कि सर Zn सॉलिड Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है वाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब ये वाली रिएक्शन इस कंटेनर के अंदर कैसे चल रही है बच्चों, कि ये जो जिंक है वो लगातार आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी Zn+2 में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। Zn+2 मैंने आपको बता चुका हूँ सॉल्यूबल होता है, तो ये Zn पानी में लगातार घुलता चला जा रहा है, यानी Zn+2 में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दीजिए, ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं। अब कैथोड की साइड में क्या चल रहा है, कैथोड की साइड में ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैथोड की तरफ यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे कॉपर+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन खाकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी यहां पे हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, यानी समझिए, इसको हमने नाम दिया एनोड लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और इसको हमने नाम दिया कैथोड बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है Zn, और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करना ये इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं, किधर की तरफ, राइट की तरफ। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमताएं कॉपर की ज्यादा होती हैं, इसीलिए कॉपर इलेक्ट्रॉनों को खाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं और इस कॉपर रॉड पे इकट्ठा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉपर रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर के इलेक्ट्रॉन नहीं, वो जिंक के ही इलेक्ट्रॉन है, जो लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेवल करके, राइट हैंड साइड की तरफ गए हैं, ठीक है बच्चों, वो जिंक के ही छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कंटेनर में क्या होता है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कॉपर+2 रिडक्शन साइड में आप देखिए कि कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है, तो बच्चों कॉपर+2 एक्वस में प्रेजेंट है। ये कॉपर+2 के आयंस कहाँ हैं, सॉल्यूबल इन वाटर, मैंने बताया था ये पहले से मौजूद होते हैं, किसके थ्रू, सॉल्ट की वजह से, क्योंकि सॉल्ट का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है तो इसमें कॉपर+2 मौजूद है। अब ये कॉपर+2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खाने के लिए इलेक्ट्रोड के ऊपर जाता है और इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, जैसे ही ये कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन खाता है, कहाँ जाके, इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके, क्योंकि पानी में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके खाने पड़ेंगे, और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो कॉपर सॉलिड तो पानी में इनसॉल्युबल होता है, और ये इनसॉल्युबल होता है मतलब ये इलेक्ट्रोड के ऊपर एक क्या जम जाता है, कॉपर की लेयर जमनी शुरू हो जाती है, मतलब इधर की तरफ राइट हैंड साइड में लगातार मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आप समझिए कि मास ऑफ
जिंक रॉड लगातार कम हो रहा होगा। क्यों कम हो रहा होगा? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिंक का मास लगातार कम क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जिंक सॉलिड लगातार +2 में कन्वर्ट हो रही है और +2 पानी में सॉल्युबल होता है। देखिए बच्चों, ये सेटअप हो रहा था, यही रिएक्शन पहले भी चल रही थी, यही रिएक्शन अभी भी चल रही है। सिंगल कंपार्टमेंट में भी यही हो रहा था, डबल कंपार्टमेंट में भी यही हो रहा है। जिंक मतलब इलेक्ट्रोड बढ़िया चल रही थी, सेल बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गैल्वेनो और वोल्टा भी खुश थे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगा। और अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड हो रहा था, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, सेल बढ़िया चल रही थी। ये बल्ब बेटा ग्लो होना शुरू हो गया था। ये जो बीच में हमने बल्ब लगाया था, ये बल्ब जो हमने ऐड किया था, ये बल्ब ग्लो होना शुरू भी हो गया था, ग्लो होने लगा था। अब हुआ ये, जैसे ये सेल चलने लगा तो उसके कुछ ही देर बाद लगभग 2 मिनट, 2 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पर लगभग आप मान के चलिए 2 मिनट बाद ही क्या हुआ, ये सेल चलना बंद हो जाता है। अब सेल चलना बंद हो जाता है तो गैल्वेनो और वोल्टा की बहुत लंबे समय की इसमें मेहनत थी। अब सेल चलना बंद हो जाता है तो अब सबसे पहले बात ये आती है कि भैया ये सेल चलना बंद हुआ क्यों, तो उसका रीजन क्या है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वाई करंट स्टॉप्स। क्या रीजन है कि यहाँ पे करंट का फ्लो होना रुक गया। देखो, बल्ब जलना बंद होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हुआ होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने का मतलब यह है कि करंट रुक गई होगी। तो देखिए, ये समझिए, अब हमारा मेन पार्ट ये है कि सर यहाँ पे बल्ब जलना बंद हुआ क्यों। देखिए दोबारा से आपको ये सेल, देखिए इस सेल में बेटा अंदर के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, सेल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम्स आपको बनाना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको इसको मल्टीपल टाइम्स बनाना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी ही कह लीजिए, हमारी मजबूरी है कि हमको इसको बार बार बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रोड को, ठीक है ना। ये हमारे इस इलेक्ट्रोड को हमें बार बार बनाना पड़ेगा। तो कॉपर सॉलिड, ये जिंक सॉलिड, जिंक को डाला हुआ है ZnSO4 में, जिंक को डाला हुआ है ZnSO4 एक्वस में, और कॉपर को डाला हुआ है CuSO4 एक्वस में बच्चों। ये CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डाला हुआ है। अब समझिए बच्चों कि यहाँ पे बल्ब का जलना बंद हुआ क्यों। बल्ब, क्या रीजन था कि बल्ब यहाँ पे जलना बंद हो गया। तो समझिए बच्चों, आपको पता है इस कंटेनर में लगातार क्या बनता जा रहा है। जिंक जो था, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे जो जिंक था वो Zn+2 में कन्वर्ट होता जा रहा है। मतलब कंटेनर में मौजूद, देखिए समझिए इनिशियली क्या था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, यहाँ पे Zn+2 और SO4 2- की मात्रा बराबर थी, इक्वल थे दोनों। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ Zn+2 इंक्रीज हो गया, इस कंटेनर में Zn+2 की मात्रा बढ़ गई। अब Zn+2 की मात्रा बढ़ गई तो Zn+2 के बढ़ने से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जैसे ही Zn+2 इंक्रीज हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने जन्म ले लिया। देखिए बच्चों, Zn+2 अपने ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं खाएगा, क्योंकि आप समझिए जिंक ने पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो Zn+2 में बना। इलेक्ट्रॉन, अपने ही छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा हुए, तो अपने ही छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन ये Zn+2 खाएगा तो नहीं, पर यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। दो अलग अलग चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कंटेनर में बढ़ चुका है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बढ़ने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव आयंस के इलेक्ट्रोड में बढ़ने, पॉजिटिव आयंस के इस कंटेनर में बढ़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जन्म ले लेता है। यहाँ बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ये पैदा हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इस कंटेनर में चला भी गया, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस कंटेनर में क्या हो रहा था, आप समझिए यहाँ से Cu+2 लगातार किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, कॉपर सॉलिड में बच्चों, ध्यान देना। और इनिशियली आपने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, इनिशियली समझिए कि इनिशियली तो सर कॉपर+2 और SO4 2- बराबर थे। अब बराबर तो थे, पर आफ्टर द रिएक्शन ये जो कॉपर+2 आयन, जो कॉपर+2 आयन एक्वस में था, ये तो लगातार कॉपर सॉलिड बनता जा रहा है। मतलब इस कंटेनर में, राइट हैंड साइड के कंटेनर में SO4 2- की मात्रा बढ़ जाएगी और कॉपर+2 की मात्रा कंपैरेटिवली घट जाएगी। तो घटने का रीजन समझिए, क्योंकि सर इनिशियली कॉपर सल्फेट में कॉपर+2 और SO4 2- बराबर थे। आफ्टर द रिएक्शन क्या हो रहा है, इस
कंटेनर में चल रहा है कि सर इस कंटेनर में आफ्टर द रिएक्शन कॉपर प्लस टू लगातार कॉपर सॉलिड बनते जा रहे हैं, प्लस टू कॉपर सॉलिड बनता जा रहा है, दैट मीन्स कॉपर प्लस टू की मात्रा लगातार घटने लगेगी, वो लगातार कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, और जैसे ही कॉपर प्लस टू की मात्रा घटी तो SO4 नेगेटिव इस कंटेनर में बढ़ जाएगा। अब समझिए, SO4 नेगेटिव यहाँ बढ़ गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, SO4 नेगेटिव इस कंटेनर में बढ़ गया। बेटा इस कंटेनर में नेगेटिव आयन बढ़ चुके हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पे रिपल्शन होने लगेगा, और ये वाला कंटेनर भी अब नहीं चाहेगा कि मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन आए। देखो, लेफ्ट साइड का कंटेनर यानी एनोडिक कंटेनर, एनोडिक हाफ सेल जो है, एनोड वाला कंटेनर, एनोडिक हाफ सेल जो है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन भी बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट इन इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहता, और कैथोडिक वाला कंपार्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल्शन की वजह से लेना नहीं चाहता, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। अब गैल्वेनो और वोल्टा के रीजन समझ में आ गया, गैल्वेनो और वोल्टा के रीजन अब समझ में आ चुका था कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो नहीं रहा है। समझिए, जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो नहीं रहा है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, देखिए देखिए बच्चों, होता क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए चलिए, कॉपी तो नहीं हो रहा है, अब समझाते हैं कि करंट का फ्लो अगर रुक चुका है, तो गैल्वेनो वोल्टा के रीजन समझ में आ गया कि क्यों करंट का फ्लो रुका है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इसका कंक्लूजन करना शुरू किया, इनका इस परेशानी को, इस समस्या को दूर करना शुरू किया, इसका कंक्लूजन, इनके निष्कर्ष ढूंढने लगे कि कैसे चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, कैसा ये हो सकता है कि हम इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करा दिए, और कैसे हम राइट हैंड साइड में जो ये रिपल्शन हो रहा है इसको बंद करा दें, कैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लेफ्ट साइड में चल रहा है इसको भी बंद करा दे। तो दोनों, ये रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों चीजों को बंद करवाना था। तो यहाँ पे अब जो इंट्रोड्यूस होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब साइंटिस्ट की जब रीजन, दिक्कत का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका रीजन समझ में आ गया बच्चों, तो उस पे निजात पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो गैल्विनो और वोल्टा ने क्या किया अब, कि यहाँ पे ये जो कंपार्टमेंट थे, अब यहाँ पे इन्होंने सॉल्ट ब्रिज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, ध्यान दीजिए, ये है सॉल्ट ब्रिज। समझिए बच्चों, ये बीच में एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब डाली, जिसको कि आप सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इस यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब के अंदर क्या क्या भरा, अगर अगर जेल, अगर अगर जेल प्लस इलेक्ट्रोलाइट। और बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया जाए, अपनी चॉइस नहीं चलती, ये इलेक्ट्रोलाइट का भी एक सिलेक्शन का प्रिंसिपल होता है, हमको उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे KCl ले लेते हैं, और इस इलेक्ट्रोलाइट को लेने का भी प्रोसेस है। ये इलेक्ट्रोलाइट की कुछ चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती हैं, कि आयोनिक मोबिलिटी जो इन आयंस की है, इलेक्ट्रोलाइट्स की है, आयनिक मोबिलिटी मस्ट बी सेम, आयनिक मोबिलिटी इनकी सेम होनी चाहिए आयंस की। और दूसरी बात यह है कि सर इस आयंस की जो है, ये आयन वहां जाके इंट्रैक्ट करने चाहिए, आयंस इंट्रैक्ट इंट्रैक्ट बट डू नॉट रिएक्ट। ये इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन में जाके इंट्रैक्ट करने चाहिए पर रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा थे, समझिए इस बात को, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा थे, ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे Zn+2 ने इनको अपनी तरफ खींचा हुआ था ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा,
यहाँ पे हमने इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब के अंदर एक अगर अगर जेल ले लिया, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि थिक पेस्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने KCl। अब यहाँ पे KCl ले लिया तो Cl नेगेटिव जाएगा जिधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, और क्योंकि इस वाले कंटेनर में SO4 2 नेगेटिव बढ़ चुका है राइट साइड के कंटेनर में, तो यहाँ पे जाएगा K पॉजिटिव। K पॉजिटिव इधर जाएगा। अब ये Cl नेगेटिव क्या करने लग जाता है बच्चों, ये Cl नेगेटिव जैसे यहाँ पहुंचा, समझिए इस बात को, ये Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव इन Zn पॉजिटिव को अपने साथ बिजी कर देता है। मतलब ये पहले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव था और Zn+2 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनको इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे थे। जैसे ही क्लोरीन नेगेटिव वहां पहुंचता है तो क्लोरीन इनके साथ अट्रैक्शन दिखाने लग जाता है, क्लोरीन इनको अपने साथ बिजी करवा देता है। इस बात को समझिए बच्चों कि यहाँ जैसे ही क्लोरीन नेगेटिव पहुंचा, ये क्लोरीन अपने साथ इनको बिजी कर देगा, क्लोरीन नेगेटिव इनको अपने साथ बिजी कर देगा। और जैसे ही जिंक बिजी हो जाएगा, जैसे ही जिंक बिजी हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा, इलेक्ट्रॉन वापस चलना शुरू कर देगा, वापस वो एनोड से कैथोड की तरफ भागना शुरू कर देगा। अब होगा क्या बच्चों, अब होगा क्या, जैसे ये SO4 2 माइनस यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए जो SO4 2 माइनस बढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी K पॉजिटिव जाएगा, और K पॉजिटिव इनके साथ इन SO4 2 नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा और इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दोनों तरफ का जो सॉल्यूशन है, दोनों तरफ के जो आयनिक सॉल्यूशंस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा और हमारा सेल कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ये जो बल्ब जलना बंद हो गया था ये वापस जलने लगेगा। देखो हुआ क्या है, दोबारा से समझिए। इस ये जो Zn+2 राइट हैंड साइड में आइए, राइट हैंड साइड में देखिए एनोड की तरफ, जो Zn+2 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ, जो Zn+2 इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन दिखा रहा था, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो Zn+2 यहाँ पे इंट्रैक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो क्या होता है, Cl नेगेटिव की वजह से Cl नेगेटिव उसको अपने साथ बिजी करा देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे Cl नेगेटिव ने इनको अपने साथ बिजी करा दिया, और जैसे ही बिजी होंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देंगे, जाने देंगे। ऐसे SO4 2 नेगेटिव के साथ K पॉजिटिव क्या कर देता है, K पॉजिटिव अब उनको अपने साथ बिजी कर देता है, और अपने साथ बिजी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देना बंद कर देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जिस वजह से नहीं जा रहे थे वो रीजन ही खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है। आपको मेन अब यहाँ पे क्या समझना है, मेन बात आपको ये भी समझनी है कि सर क्या रीजन था कि आपने कहा था कि आयनिक मोबिलिटी आयंस की सेम होनी चाहिए। ये जो KCl आयन आपने सॉल्ट ब्रिज के अंदर लिया था उसकी मोबिलिटी सेम क्यों होनी चाहिए बेटा? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर अलग अलग स्पीड से जाएंगे, समझिए, तो मान लीजिए कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में एनोड की तरफ वाले कंटेनर में Cl नेगेटिव ने इसको पहले न्यूट्रलाइज कर दिया और इधर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब आयंस की मोबिलिटी का मतलब होता है भागने की स्पीड, इन K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की पहुंचने की स्पीड अगर अलग अलग हुई बच्चों, तो यहाँ पे चीजें दिक्कत देना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक तरफ का इलेक्ट्रोड, एक तरफ का जो सेल है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, दूसरी तरफ का न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं है। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाना चाहते हैं और दूसरा वाला उस समय पे रेडी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो यहाँ पे सेल के ब्रेक होने के, सेल के टूटने के चांसेस रहते हैं, सेल ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आयनिक मोबिलिटी मस्ट बी सेम, आयनिक मोबिलिटी मस्ट बी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आयंस इंटरेक्ट बट डू नॉट रिएक्ट। क्यों आयंस इंटरेक्ट करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसका रीजन समझिए। क्योंकि सर अगर Zn यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है, समझिए, जो ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, समझिए इसको, ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो ये Cl नेगेटिव जा रहा है अपना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो K पॉजिटिव जा रहा है, अगर इन आयंस ने यहां जाके रिएक्ट कर दिया, समझिए, यहाँ के आयंस के साथ, मान लो ये ए पॉजिटिव इसके अंदर बढ़ा हुआ है, और यहाँ जाके ये Cl नेगेटिव यहाँ जाके इनके साथ मिलकर ए पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर कोई सॉल्ट बना दे, ACl टाइप का सॉल्ट बना दिया। और बच्चों अगर ये इनसॉल्युबल इन वाटर निकल गया, अगर इसने खुद रिएक्शन कर दिया, देखो रिएक्शन हो गया तो सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बनने के बाद अगर ये गलती से इनसॉल्युबल हो गया बच्चों, तो पीपीटी फॉर्म होगा। पीपीटी की वजह से क्या होगा, पीपीटी की वजह से समझिए, इस सॉल्ट ब्रिज पे आइए, पीपीटी की वजह से क्या होगा, जैसे ही पीपीटी फॉर्म होगा तो यहाँ पे इनसॉल्युबल, पीपीटी का मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होने लग जाएगा। ये पोर्स पे भी यहाँ पे
होल्स बंद हो जाएंगे, ये पोर्स भी बंद हो जाएंगे। यहाँ पे अगर पीपीटी फॉर्म होने लग गया दोनों तरफ सॉल्ट बनने की वजह से, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनने की वजह से, तो यहाँ पे आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इधर से उधर जा नहीं पाएंगे। समझिए इनसॉल्युबल सॉल्ट बनने की वजह से काफी सारी दिक्कतें यहाँ पे आ जाएंगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि इंट्रैक्शन हो, मतलब ये जो Cl नेगेटिव है ये लेफ्ट साइड में जाके उसको अपने साथ बिजी करवा ले, बॉन्ड ना बनाए उसके साथ, बिजी कर दे केवल। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। अब लास्ट में कंप्लीट सेल एक बार बना के दिखा देते हैं आपको कि कंप्लीट सेल कैसे दिखती है। कंप्लीट सेल ऐसे दिखती है बच्चों कि यहाँ पे एक कंटेनर होगा, दूसरा कंटेनर होगा, एक तरफ मान लीजिए कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा जिंक की रॉड हो, पर यहाँ पे मैंने अगर जिंक की रॉड ले ली, जिंक सॉलिड ले लिया, और यहाँ पे इसको ZnSO4 में डिप कर लिया, ZnSO4 एक्वस में डिप कर लिया, और यहाँ पे मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली, कॉपर सॉलिड ले लिया, और इसको CuSO4 में डिप कर लिया, CuSO4 एक्वस में डिप कर दिया। तो बच्चों अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है वायर से और बीच में लगा दिया है सॉल्ट ब्रिज, आपको एक एक चीज का रीजन समझ में आ चुका है, क्यों ऐसी बातें हुई हैं, क्यों सॉल्ट ब्रिज लगाया गया, क्यों सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी। बिना सॉल्ट ब्रिज की सेल कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। क्या सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा जाता है ये भी आपको पता चल चुका है। अगर अगर जेल का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, अगर अगर जेल प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इस तरीके से कंप्लीट सेल का एक फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया है, यहाँ पे यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, न्यूट्रलाइज किया है बच्चों उसने दोनों तरफ, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइज किया है उसने सॉल्यूशन को। फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो उसने सर्किट को कंप्लीट किया है, सर्किट को कंप्लीट किया है बच्चों, ठीक है ना, सर्किट को कंप्लीट किया है। तीसरी बात अगर बात की जाए तो उसने एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, उसने मिनिमाइज किया है इसको, ठीक है बच्चों। तो इसके बहुत सारे यूज हैं, मेन यूज इसका न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस बात को भी ध्यान रखना सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, और ये जो आखिरकार ये जो पूरी सेल का फॉर्मेशन होता है सॉल्ट ब्रिज ऐड करने के बाद, इसी को बोला जाता है बच्चों गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल, सेल, और इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन होती है, देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू बच्चों, आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन हुई और वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, यानी केमिकल रिएक्शन से, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इसी को आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।